मथुरा से रुपेश गुप्ता जी ने एक सवाल दागा कि सर, व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य या तो वो खुद निर्धारित करता है, या देश, या समय, या वातावरण। जब खुद के उद्देश्य डावाडोल स्थिति में होते हैं तो फिर टीम वर्क कैसे हो पाएगा? आपके प्रश्न वास्तव में काफ़ी मायने रखते हैं। इसके काफ़ी गूढ़ दर्शन है। कहने को यह प्रश्न है, लेकिन यह दर्शन से जुड़ा हुआ है, तर्कों से भरा हुआ है। अब रुपेश जी, सवाल यह है, मानव बड़ा है या समाज या देश? यह प्रश्न प्राचीन काल से ही विद्वानों के समक्ष विचारणीय रहा है। कुछ विद्वान समाज की अपेक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बल देते हैं। उसी को कुछ समाज के हित के समक्ष व्यक्ति को बिल्कुल महत्वहीन मानते हैं। हम जैसे राष्ट्रवादी लोग भी राष्ट्र को सर्वोपरि समझते हैं। उसे समाज की उन्नति के लिए व्यक्ति विशेष तक को बलिदान कर देने की बात हम करते हैं। तो इस वाद विवाद के आधार पर शिक्षा की वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का सृजन हुआ है। अब व्यक्तिक उद्देश्य का अर्थ क्या है? निजी। आपने जो कहा कि खुद का उद्देश्य, तो शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य है, और शिक्षा के बिना कभी भी उद्देश्य सफल नहीं होगा। लोगों का मानना है कि समाज की अपेक्षा व्यक्ति बड़ा है। अगर व्यक्तिगत तौर पे किसी इंसान से माने तो उसका विश्वास है कि व्यक्तियों के बिना समाज की कल्पना, समाज का निर्माण एक कोरी कल्पना है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि व्यक्तियों ने मिलकर ही तो समाज की रचना किया है, समाज का निर्माण किया है। और जैसा कि आपने कहा कि समय के अनुसार, जी, समय समय पर संस्कृति, सभ्यता और विज्ञान के क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, समय के अनुरूप दिया है। जैसी बही बयार पीठ तब तैसी कीजिए, इसके अनुसार इस योगदान के फलस्वरूप ही सामाजिक प्रगति का क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है और आगे चलता चला जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास हुआ है और प्रतिदिन होता जा रहा है। और व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, विशेषताओं के विकास से ही समाज, राष्ट्र आगे चलता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उद्देश्य व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो, उससे किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य यहाँ पे निर्भर करता है। उद्देश्य हानिकारक नहीं हो, आपका उद्देश्य सकारात्मक हो, आपके उद्देश्य से किसी के प्रति दुर्भावना का प्रचार प्रसार नहीं हो। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। उद्देश्य में दर्शन हो, उद्देश्य में मूल्य हो, संस्कृति समावेशित हो, संस्कार निहित हो। एक सामाजिक विद्वान रूसो ने कहा, उन्होंने खंडन किया, कृत्रिम समाज का निर्माण नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण शिक्षा का प्रबंध प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, समाज के अनुसार होना चाहिए, देश के अनुसार होना चाहिए, कालखंड के अनुरूप होना चाहिए। आज वर्तमान समय में हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है। आज का भारतीय तलवार लेकर युद्ध लड़ने नहीं जा रहा है। आज का भारतीय इस देश को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करना चाहता है। उद्देश्य यह होना चाहिए न कि तलवारों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई लड़ी और पानीपत की लड़ाई जीती गई या हारी गई, इसकी चर्चा होनी चाहिए। आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, आपका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। आप किसी पद पर पहुंचते हैं, आपका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। लेकिन धन अर्जित करने के उद्देश्य के पीछे अपने मानवीय मूल्यों की तिलांजलि मत दीजिए। जी, हमारे उद्देश्य का निर्धारण हम खुद करते हैं, लेकिन समय
उसमें अपनी चाशनी डालता है, उसके स्वाद को मीठा बनाए रखने के लिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से रुपेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ उद्देश्य किस तरह भटकता है, किस तरह आपको परेशान करता है। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा, बहुत बेचैन सा था, कार्यालय में आया, मेरे पास बैठा। मैंने पूछा क्या बात है, बहुत उदास दिख रहे हो। उसने कहा हाँ, कल रात में मैंने एक सपना देखा। मैंने पूछा सपना देखा तो इसमें गड़बड़ क्या है, ये तो और अच्छी बात है। बोला नहीं, सपने में मैंने देखा कि 500 की करीब 25 गड्डियाँ मेरे सामने में पड़ी हुई हैं। मैंने उसको उठाया, फिर वहीं रख दिया। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, सपना था, सपने में तुमने 500 की गड्डियाँ उठाया, तुमने सोचा ये मेरा नहीं है, तुमने वहीं रख दिया, फिर इसमें गलत क्या है, गलती क्या है। बोला नहीं, मैंने अपनी पत्नी को ये बातें बता दी और पत्नी ने कहा कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमने उसको उसी समय बैंक में क्यों नहीं जमा कराया। हंसी वाली बात है, मजाक लगता है। उस व्यक्ति ने भी जोक ही छोड़ा था। उद्देश्य, सपने में भी वह परेशान था, उसका उद्देश्य पैसे को उठाना था, और उसकी पत्नी का उद्देश्य उस सपने के अनुरूप बैंक में जमा कराना था। समय उद्देश्य को निहित करता है। आप 10वीं क्लास के जनवरी महीने में आप एडमिशन लेते हैं, आपका उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति होता है, आप साल भर पढ़ते हैं और अंत में आपका उद्देश्य साल भर शिक्षा की प्राप्ति करने के पश्चात 10वीं का अंक पत्र लेने का होता है, मैट्रिक पास करने का होता है। दिल्ली, मुंबई जैसे न जाने कितने शहरों में लाखों लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं। उनका उद्देश्य IAS IPS का एग्ज़ाम पास करना होता है, इंटरव्यू क्लियर करना होता है। उनका उद्देश्य उस समय IAS बनने का नहीं होता है। जब वो तैयारी करते हैं तो उनका उद्देश्य सिर्फ तैयारी करना होता है। जब वो PT एग्ज़ाम पास करते हैं तो उनका उद्देश्य मेंस एग्ज़ाम पास करने का होता है। जब वो मेंस एग्ज़ाम पास करते हैं तो उनका इंटरव्यू क्रैक करने का होता है। जब वो इंटरव्यू क्रैक करने का होता है तो उनका उद्देश्य IAS IPS बनने के लिए होता है। जी, आपने इसमें एक बहुत ही अच्छा सा दर्शन जोड़ा है। आपने कहा कि जब खुद ही हम अपने उद्देश्यों में निहित नहीं होते हैं, भटकते रहते हैं, तो फिर टीम का उद्देश्य एक कैसा। भारत देश की क्रिकेट टीम का एक प्लेयर अपने लिए शतक बना सकता है, लेकिन देश के लिए जब वह शतक बनाएगा तो उसका मुख्य उद्देश्य मैच को जीतना होगा, न कि उसको अपने लिए रन स्कोर को बढ़ाना होगा। कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी संस्था के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए टीम वर्क की अहमियत को समझना जरूरी होता है। संकटपूर्ण स्थितियों में टीम भावना से काम सफलता को सुनिश्चित करता है। जब आप अपने ही मन में अपने विचारों के प्रति आप भटकते रहते हैं तो टीम में तो न जाने कितने लोग होंगे, मुंडे मतिर भिन्ना, सबके मन में अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग व्यवहार। उसी के साझा तालमेल को ही हम टीम कहते हैं, और एक साझा उद्देश्य के लिए एक काम करने की प्रक्रिया का नाम ही तो टीम वर्क है। साथ ही व्यक्तियों को संगठनात्मक लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करने का नाम भी तो टीम वर्क है। तो विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए टीम भावना से काम करना बेहद जरूरी हो जाता है। यह वह ऊर्जा है जो सामान्य व्यक्तियों को भी विशिष्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए काबिल बना देती है। आपने देखा होगा, आपने कहा कि फिर टीम कैसे।
आप देखिएगा आजकल नियोक्ता जो होते हैं, जो नौकरी देने वाले होते हैं, वो वर्किंग प्लेस पे विविध प्रतिभा रखने वाले कर्मचारियों को हायर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है कार्यस्थल को विविधता प्रदान करने के साथ साथ रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। जो कर्मचारियों की जो ये विविधता है एक टीम की संरचना को भी प्रभावित करती है। एक टीम के बीच ऑफ बीट क्षेत्रों का काम करने वाले लोगों की उपस्थिति टीम के परिणाम को बेहतर बनाती है। एक एचआर होने के नाते मैं कहता हूँ, नौकरी के लिए चयन करते वक्त हम आवेदक का पूरा ब्यौरा ध्यान में रखते हैं। कंपनी में मौजूद विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को नियुक्त करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि किस कॉलेज से है, पिछली नौकरी में क्या क्या काम किया है, विविधताओं को ध्यान में रखते हैं। और इसका सीधा फायदा हमें यह होता है कि टीम के सभी सदस्य एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। बदलावों के प्रति नित नई सोच डेवलप होती है। तो आपसी विश्वास अगर आपके पास मौजूद है तो टीम का उद्देश्य भी बहुत मजबूत होता है। पारस्परिक मधुर संबंध आपकी टीम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। टीम के सभी सदस्यों के बीच आपसी भरोसा का होना बहुत मजबूत माना जाता है। उसमें कोई हाइड एंड प्रॉन्स नहीं होना चाहिए, हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहिए, प्रॉस एंड कॉन्स नहीं होना चाहिए। टीम को बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें और एक दूसरे का आदर बनाए रखें। अगर आपने अपने ऊपर या आपकी टीम के किसी सदस्यों ने अपने ऊपर नकारात्मकता हावी होने दिया, ईर्ष्या द्वेषपूर्ण विचार आपके अंदर मौजूद रहा या आपकी टीम के किसी भी सदस्य के ऊपर मौजूद रहा, तो फिर उद्देश्य का प्रवाह नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ होने लगता है। साथ रहे होंगे आप तो टकराव तो होगा ही। जब एक साथ कई लोग काम करते हैं तो उनमें मतभेद का होना स्वाभाविक है। यह हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। विचारों की यह भिन्नताएं, मत भिन्नताएं और टकराव कोई नकारात्मक नहीं होता है। कई बार प्रक्रिया में नए विचार और कार्य करने से बेहतर रास्ते भी सामने आते हैं, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अगर कोई एक या दो लोग टीम के जो हों किसी विचार से सहमत नहीं है तो अक्सर दूसरे सदस्य मौन बने रहते हैं या ठीक नहीं होता है। टीम के सदस्यों को विवादित विचारों पर वाद विवाद करना चाहिए, बात करना चाहिए, सही समय पर टकराव की आशंका को दूर करना चाहिए। तो मतभेद के मुद्दे को पहचानिए, उस पर बातचीत करने में पीछे नहीं हटिए, समस्या के सभी पहलुओं को समझिए, साझा समाधान तलाशिए, ताकि सभी सदस्य नई ऊर्जा के साथ अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सके। एक सफल टीम कई हाथ और एक दिमाग वाला होता है। एक सफल टीम में सभी सदस्य एक उद्देश्य की दिशा में अपना योगदान रखते हैं और इसके लिए निजी प्राथमिकताओं को ताक पर रख देते हैं। तो आपकी टीम आपके किसी भी काम को समय के अवधि के भीतर ही पूरा करने में सक्षम हो जाती है। जब कई लोग एक साथ समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बेहतर विचार सामने आते हैं और इसमें सबसे बढ़िया विचार के आधार पर योजना बनाकर उसे अंजाम दिया जा सकता है। वानरों की टीम के साथ जब प्रभु हनुमान लंका की खोज में समंदर के किनारे पहुंचे तो सब कर्तव्य विमूढ़ थे। हम कैसे पार करेंगे? सबों ने समाधान खोजना शुरू कर दिया। और अंततः हनुमान को उसकी खोई हुई ताकत याद दिलाया जाए। उद्देश्य यही निकला और उस उद्देश्य का फिर उद्देश्य निकला
कि समंदर पार कैसे किया जाए। समंदर पार करने के बाद का उद्देश्य निकला कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। उद्देश्य कभी कम नहीं होता, उद्देश्य कभी मरता नहीं, उद्देश्य कभी छिपता नहीं। उद्देश्य अनवरत प्रक्रिया, यह चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर उद्देश्य का निर्धारण होता है तो उद्देश्य का रूपांतरण भी होता है। बस उद्देश्य बनाए रखिए, प्रभाव सबों का पड़ेगा, समान रूप से पड़ेगा। धन्यवाद।